उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में यूपी बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद होंगे। इनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक का हिस्सा होंगे। यूपी में उपचुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। एसपी ने पहले ही 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं अब बारी बीजेपी की है। बीजेपी की तरफ से हर सीट पर 3-3 नामों को तय किया गया है। इन नामों की लिस्ट अब लखनऊ से दिल्ली पहुंच चुकी है और सूत्रों की माने तो पार्टी आगे की रणनीति पर विचार करने वाली है। आज बैठक में उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, 10 सीटों पर 3-3 नाम यानी कि 30 नाम लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए हैं। आज इनमें से 10 फाइनल हो जाएंगे ये माना जा रहा है। इस वक्त क्या हलचल है? सीएम योगी यूपी सदन में हैं और बाकी दोनों डिप्टी सीएम कहां हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उत्तर प्रदेश सदन पहुंच चुके हैं। उनके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। शाम को 7 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उपचुनाव को लेकर बैठक होगी। इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण बातों पर फैसला होना है। पहला तो ये कि उपचुनाव में जो कोर ग्रुप की बैठक लखनऊ में हुई थी, उसके बाद में जो एक पैनल तैयार हुआ था 10 सीटों पर, उस पैनल को लेकर वो यहाँ जो यूपी की कोर टीम है वो दिल्ली आई है, उस पर चर्चा होगी। उसके साथ साथ चूंकि उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के पास भी सीट थी, चाहे मीरापुर की बात करें वो आरएलडी के पास थी और मजवा सीट जो थी वो निषाद पार्टी के पास थी, तो इस पर लेकर भी आज फैसला होना है कि क्या बीजेपी 10 की 10 सीट पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या उसमें से 10 में से कुछ सीट जो है सहयोगी दलों को दी जाएंगी। इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में फैसला होना है कि क्या सिर्फ आरएलडी को 1 सीट दी जाएगी या निषाद पार्टी को भी, चूंकि मजभा उसके पास पहले थी और 2 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद में एक मजभा सीट जीत गए थे और एक हार गए थे। तो ऐसे में जो सीट जो है कि कौन सी जो सहयोगी पार्टी है उसको सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, बीजेपी अकेले 10 की 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी, इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होनी और चर्चा करने के बाद में इन सब बातों को आज फाइनल कर लिया जाएगा। हालांकि लिस्ट जो है, सूत्रों के हवाले से खबर यही है, बीजेपी लिस्ट जो है वो समाजवादी पार्टी अपने जब सारे कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर देगी उसके आसपास ही बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करेगी। लेकिन बीजेपी जो है आज की बैठक में नामों पर फाइनल मंथन कर लेगी। जी, तो आज फाइनल मंथन कर लेगी और कहा जा रहा है। अब 2 सवाल और है पवन, ये कि अध्यक्षता कौन कर रहा है आज की बैठक का, और दूसरा सवाल ये है, हालांकि बीजेपी अध्यक्ष के घर पर ही मीटिंग हो रही है, दूसरा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी क्यों ये फैसला ले रही है कि जब एसपी की ओर से और उस गठबंधन की ओर से सभी कैंडिडेट अनाउंस हो जाए तभी हम करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो करेंगे और संभवतः आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के जो तमाम नेता हैं 5 बड़े, वो इस बैठक में शामिल होंगे। उनके अलावा अगर अपने दूसरे सवाल की बात करें, चूंकि ये बीजेपी की रणनीति है, समाजवादी पार्टी ने पहले अपने 6 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो बीजेपी उन 6 सीटों पर अपने नाम फाइनल कर लेगी। उसके अलावा जो 4 बची हुई सीटें हैं तो उस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की आपस में बातचीत भी चल रही है। तो ऐसे में उन सीटों पर कौन उम्मीदवार होता है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है या कांग्रेस चुनाव लड़ती है, उन सब बातों को जब फाइनल हो जाएगा तो उसके हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति जो है उपचुनाव को लेकर वो तैयार करेगी, कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि पहले उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं होती थी, लेकिन अब उपचुनाव भी बहुत ज्यादा गंभीरता से सभी राजनीतिक दल लड़ते हैं। और पिछली बार हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान कि बीजेपी ने जब अपने कैंडिडेट अनाउंस किया उसके बाद एसपी ने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट को बदला, तो वो तो इस बार भी हो सकता है। तो फिर ये इंतजार की रणनीति बीजेपी की पहले एसपी और गठबंधन का हो जाए फिर हम करेंगे, क्या ये कारगर है? अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है उसके हिसाब से कास्ट कॉम्बिनेशन जो है बहुत मजबूत है। जैसे कि आपने कहा कि उपचुनाव पर इतना फोकस क्यों, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम आया तो बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक था, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। जो अपेक्षित परिणाम था बीजेपी को वो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला था। तो ऐसे में उपचुनाव में चूंकि बीजेपी के पास पहले अपने सहयोगियों के मिलाकर 4 सीटें थी उपचुनाव में जीती हुई, उसके बाद में जब
जब आरएलडी शामिल हुई तो आरएलडी मीरापुर जीती हुई थी, तो टोटल मिला के 5 सीटें हो गई। इस बार बीजेपी उपचुनाव में कम से कम 7 से 8 सीट जीतकर एक बड़ा संदेश अपना पलड़ा और ज्यादा मजबूत करना चाहती है बीजेपी। जाहिर सी बात है, सभी राजनीतिक दल यही चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। धन्यवाद पवन, आगे जो भी हलचल होगी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त सीएम दिल्ली में मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। शाम 7 बजे से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है। मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड में यूपी कनेक्शन भी सामने आया। शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप यूपी के बहराइच का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 3 गोलियां चलाई गई। एक गोली उनके सीने पर लगी, जबकि 2 पेट में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शूटर अभी भी फरार है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी कनेक्शन सामने आया है। हत्याकांड के 2 शूटर यूपी के रहने वाले हैं। शूटर शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा शूटर गुलमेल हरियाणा का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हत्याकांड में 4 शूटर शामिल थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते हैं कौन है बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार के पटना में हुआ। पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी है। बाबा सिद्दीकी को एक्टर सलमान खान का करीबी माना जाता है। बाबा सिद्दीकी ने ही शाहरुख खान और सलमान खान में दोस्ती करवाई थी। वहीं बाबा सिद्दीकी को संजय दत्त परिवार का करीबी भी माना जाता है। बाबा सिद्दीकी कई बॉलीवुड स्टार्स के करीबी थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए मशहूर थे। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एमएलए हैं। वहीं खुद बाबा सिद्दीकी 1999 से 2009 तक लगातार 3 बार एमएलए रहे। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। एक पूर्व मंत्री की, पूर्व विधायक की हत्या की जाती है। आज सवाल उठ रहा है कानून और व्यवस्था पे। तो ये बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी है और इस घटना की हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही है। वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है। पुलिस का काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहाँ से धमकियां आई, कौन दे रहा है, उसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संजय राउत तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है। अजित पवार ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोलेंगे ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे,
वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। तेजस्वी यादव ने भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मर्डर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी, पर मैं निवेदन करूंगा इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना और भ्रम पैदा करना और केवल राजनीतिक लाभ के लिए करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए हत्या का दावा है। पोस्ट के जरिए सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है। पोस्ट में सलमान खान के दोस्तों को दुश्मन बताया गया है। हालांकि न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो सकती है। मुंबई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम साबरमती जेल जाएगी और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आ गई है। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उनके घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसी भी गाड़ी को सलमान के घर के बाहर या आसपास रुकने नहीं दिया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुरादाबाद में एसपी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। हिंदू एकजुट रहने वाले बयान पर एसटी हसन ने पॉलिटिकल बयान बताया इसे और कहा कि मोहन भागवत जी को देश की बात करनी चाहिए थी, न कि नफरतों की सौदागरी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। उन्हें कहना चाहिए था कि पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट रहें, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी एक साथ रहें। ये बयान पॉलिटिकल बयान दिया गया है। मोहन भागवत जी को तो ये कहना चाहिए था कि पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट रहें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट रहें। इस वक्त दुनिया पे तीसरी जंग अजीम का ख़तरा मंडरा रहा है, अस्तित्व का सवाल है दुनिया के। तो इस वक्त भी आप हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहे। क्या मुसलमान एकजुट ना रहें, सिख भाई एकजुट ना रहें, ईसाई भाई एकजुट ना रहें, सिर्फ हिंदू भाई एकजुट रहें? अब तो इन चीज़ों से बाज आ जाइए। हम सबको एकजुट होना है, अपने देश के लिए होना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर उत्तराखंड के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता जताई और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दशहरा पर्व पर उन्होंने कहा कि समाज आज भी कई रावण मौजूद हैं समाज में। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अब थूक जिहाद के कलंक को देवभूमि से मिटाकर रहेंगे। भाई बहनों, विजयदशमी पर हमें हर पल यह याद दिलाता है कि अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संहार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। सीएम धामी आज देवभूमि नगर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने किच्छा में बन रहे एम्स का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली, उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। किच्छा में ही नागरिक अभिनंदन समारोह में भी हिस्सा लिया। इसके बाद सीएम धामी चंपावत पहुंचेंगे, जहां दशहरा महोत्सव में शिरकत करेंगे।
और खबर गाजियाबाद से, जहां डासना देवी मंदिर पर हुए हमले को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया। डासना मंदिर और महंत की सुरक्षा को लेकर मंदिर समिति ने महापंचायत का आयोजन किया था, लेकिन जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। पूरे इलाके में धारा 163 लागू की गई। डासना देवी मंदिर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस मंदिर में आने वाले हिंदू संगठन और पंचायत में शामिल आए लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की और लोगों को रोका। एक जगह पर खड़े हो जाओ, ठीक है? एक जगह पर कहीं भी अपना आ रहे हो। अपने मंदिर में आने के लिए भक्तगणों को पुलिस की अनुमति कब से लगने लगी है, पहले तो आप मुझे बताइए। ये हमारा मंदिर है। जिस टाइम यहाँ 10,000 जिहादियों की भीड़ खड़ी थी, कमिश्नर साहब मुझे वो पत्र दिखा दें जिसमें उन्होंने जिहादियों ने उनसे इस मंदिर के बाहर खड़े होकर हमारे तन से जुदा करने के नारे लगाने की अनुमति मांगी थी। अब अगर उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है तो हम लोग तो शांतिपूर्ण तरह से अपने महाराज की अनुपस्थिति में सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भाई अब हम लोग करें क्या। क्लूलेस है पूरा मंदिर का। महापंचायत का आयोजन आपकी तरफ से किया गया है, मुख्य बिंदु क्या है, किन बिंदुओं पर महापंचायत होने वाली है? देखिए, हम लोग 5 मुख्य बिंदु अपने रखेंगे कि भाई सबसे पहले तो ये कि जो महाराज हमारे बात कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी असत्य है, कुछ भी असत्य है, महाराज 28 वर्षों से काफिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, काफिर हम हैं। देखिए, पूरा कमिश्नरेट में 163 BNSS लागू है, यानी 144 के इक्विवेलेंट कि पहले से सभी को हम लोगों ने समझाया है कि इस तरह से फालतू में भीड़ इकट्ठा करके माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो धार्मिक गुरु है, तो ये सभी को पीस कमेटी मीटिंग भी बुला के थानों में समझाया गया है। इसके बावजूद भी चंद लोग यहाँ पे आए हैं, उनको समझाया गया है खुद ही कानून को तोड़ने की काम ना करें, सख्ती से समझाया गया है। फिर यहाँ से कुछ लोगों को एक गाड़ी में हिरासत में लिया गया है, बाकी लोगों को बातचीत करके डिस्पर्स कर दिया गया। अब शांतिपूर्ण तरीके से सब निकल गए हैं। अब यहाँ मौके पर शांति, आपको कोई दिक्कत नहीं। इस गाजियाबाद जिले में जो पत्रकार जिनके ऊपर हमले हुए हैं उनकी सुरक्षा तक वापस कर दी गई है और पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले नहीं हैं, लगातार कार्यक्रम थे, तो उनसे मिल करके पूरी बात अवगत कराएंगे। और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने भी आज सनातन पर हमला हुआ तो चूड़ियाँ पहन ली, इन्होंने एक भी जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया है। और अगली खबर वाराणसी से। अयोध्या राम मंदिर बनने और रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और ऐसे में सर्राफा दुकानदारों ने दीपावली को देखते हुए सोने का राम मंदिर का एक मॉडल तैयार किया। तो वहीं चांदी और सोने के बिस्किट सिक्कों पर अयोध्या में विराजमान रामलला की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक के सोने चांदी के बिस्किट तैयार किए गए हैं। चांदी के 10 ग्राम के तैयार सिक्के की शुरुआती कीमत 5,100 रुपए रखी गई है, यानी कि 5100 रुपए। इसी प्रकार सोने के 10 ग्राम के सिक्के की कीमत 80,000 के आसपास है। इस वर्ष रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में दिवाली के मौके पे राम जी अयोध्या वापस आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए MMTC कंपनी ने रामलला के कॉइन्स को लॉन्च किया है। और इस समय मार्केट में इसकी बड़ी अच्छी डिमांड है, लोगों का इस पर एक श्रद्धा जुड़ती है, तो लोग दिवाली के मौके पे काफ़ी कुछ इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। बड़ी अच्छी लोगों की पूछ चल रही है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वाराणसी में नाटी इमली का विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप के दौरान भगदड़ मच गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठियां भांजी। वाराणसी के नाटी इमली मैदान में भरत मिलाप का कार्यक्रम हर साल होता है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचते भी हर साल। मैदान में दाखिल होने को लेकर पुलिस की झड़प हो गई। इसी दौरान माहौल बिगड़ गया। अब हालात सामान्य हैं। वेस्ट यूपी के कई जिलों में हवा जहरीली होनी शुरू हो चुकी है। दशहरे के बाद वेस्ट यूपी के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI में बदलाव हुआ है।
13 दिन पहले ही ग्रेप सिस्टम फिलहाल लागू कर दिया गया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी हाई अलर्ट पर है। गाजियाबाद का AQI 250 तक पहुंच चुका है, जबकि ग्रेटर नोएडा में 204, हापुड़ का 228, मुजफ्फरनगर का 239 और मेरठ का AQI 194 है। सबसे ज्यादा AQI नोएडा का 272 दर्ज किया गया। हालांकि अभी AQI 300 यानी कि रेड जोन में नहीं आया है, लेकिन सर्दी की शुरुआत से पहले AQI का बढ़ना खतरे की घंटी है। आपकी लार्ज मीडियम या जिनको हम ये कहते हैं ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, मेन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें ऑनलाइन सिस्टम लगे हुए हैं जिनसे जो कनेक्टेड रहते हैं CPCB और UPPCB के पोर्टल पर। ज़रा भी उसमें उनका अगर पैरामीटर बियॉन्ड द नॉर्म्स होगा तो तुरंत अलर्ट आता है और तुरंत एक्शन लिया जाता है।